सभी साथियों को राम राम। स्वागत है आप सभी का जीके जीएस बाय हरीश भारद्वाज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के अंदर। एचएसएससी लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू सीरीज के अंदर जो है आज हम यहाँ पे कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे 50 करने वाले हैं कंप्लीट। ठीक है, कौन सा भाग डिस्कस करने वाले हैं? 50वां भाग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हाफ सेंचुरी हमारी जो है लग चुकी है और बहुत जल्द हम जो है सेंचुरी भी लगा देंगे। 100 पार्ट जो है हम कंप्लीट कर लेंगे। इसी स्पीड से जो है धीरे धीरे हम चलते रहेंगे और जो है क्वालिटी का जो कंटेंट है वो लेते रहेंगे और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाते रहेंगे। ठीक है, इस वीडियो सीरीज का ये 50वां भाग है और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पीवाईक्यू जो क्वेश्चन पेपर हमारे चल रहे हैं उसका जो है ये 7वां भाग है। ठीक है, ये 7वां भाग है। तो दोनों सीरीज आपको देखनी बेहद जरूरी है। हरियाणा पुलिस जो कांस्टेबल 2021 का पेपर हुआ था ना, उसी को जो है हम यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं। 6 भाग जो है मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज 7वां भाग यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ये पार्ट्स आपको देखने क्यों जरूरी है 2021 वाले? क्योंकि 2021 का जो क्वेश्चन पेपर लिया गया था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का, वो काफ़ी टफेस्ट लेवल माना जाता है। उस लेवल की आपको तैयारी करनी पड़ेगी अगर आप 2025-26 में हरियाणा पुलिस के अंदर सिलेक्शन चाहते हैं। तो 6 भाग मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। इससे 2 चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। एक तो आपको एचएसएससी के लेवल का पता चल जाएगा और दूसरा जो है आपको अपनी तैयारी का पता लग जाएगा कि अभी तक जो है आपने कितनी तैयारी की है और कितनी और आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो हम वीडियो के एंड में डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला गया? निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो कैबिनेट मिशन था, ये जो कैबिनेट मिशन था ये भारत कब आया था? तो ये जो है मार्च 1946 में आया था। ठीक है, मार्च 1946 में आया था और इसके अंदर जो है 3 सदस्य थे। ठीक है, 3 सदस्य होते थे। कौन कौन से 3 होते थे? एक तो स्टैफोर्ड क्रिप्स होता था, दूसरा अलेक्जेंडर होता था और तीसरा पैट्रिक लॉरेंस होता था। तो 3 ये सदस्य होते थे। पूछा गया है कौन सा नहीं सदस्य था, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया है? तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर बोला गया है सशस्त्र पुलिस के सापेक्ष एक निरीक्षक और उप निरीक्षक डैश पर कमान करता है। देखिए 2 चीज आपको याद रखनी है। ये यहाँ पे क्या बात कर रही है? ये यहाँ पे बात कर रहा है सशस्त्र बल की। ठीक है, यहाँ पे ये सशस्त्र पुलिस की बात कर रहा है और एक हमारी क्या होती है? एक हमारी लोकल पुलिस होती है। इनके अंदर डिफरेंस है। ठीक है, लोकल पुलिस होती है। ठीक है, इसका मैं आंसर आपको पहले बता देता हूं। आंसर जो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। वैसे बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इसका आंसर जो है अनुभाग होना चाहिए। क्यों अनुभाग होता वो भी मैं आपको डिस्कस करके यहाँ पर बताने वाला हूं। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सशस्त्र पुलिस के बारे में जो है क्वेश्चन पूछा गया है। सशस्त्र पुलिस क्या होती है? जो हमारी आर्म्ड पुलिस होती है ना, उसको सशस्त्र पुलिस बोला जाता है। प्रथम स्तर जो कमान होता है, जहां एक निरीक्षक या उप निरीक्षक जो है सीधे कमान करता है, उसे जो है प्लाटून या फिर प्लेटून जो है उसको बोला जाता है। अब अनुभाग कहाँ होता है? अनुभाग जो आमतौर पर लोकल पुलिस या फिर नागरिक क्षेत्र में छोटे यूनिट के लिए होता है ना, उसको जो है अनुभाग जो है बोला जाता है। दोनों के बारे में जो है आप जानकारी रखिएगा। कुछ भी जो है आपसे दोबारा से हरियाणा पुलिस के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, हो सकता है अगली बार जो है आपसे अनुभाग पूछ ले, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या ऑप्शन क्वेश्चन में दिया गया है? सशस्त्र पुलिस दिया गया है। अब हो सकता है अगली बार क्वेश्चन आपसे क्या पूछ ले? आपको कह दे कि जो है नागरिक क्षेत्र का जो पुलिस होता है, नागरिक क्षेत्र के एरिया का जो पुलिस होता है, उसके सापेक्ष एक निरीक्षक और उप निरीक्षक जो है किस पर कमान करता है? और चारों ऑप्शन आपको ये दे देगा, अनुभाग, प्लेटून, बटालियन या फिर कंपनी। तब जो है आंसर आपका अनुभाग हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया? पंचायत की शक्तियां जो है किस में सूचीबद्ध है? तो पंचायत की जो शक्तियां हैं किस अनुसूची में जो है दी गई है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 11वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई थी पंचायत की शक्तियों के लिए। ठीक है, और 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची में जो है आपको नगर पालिका से संबंधित जो है शक्तियां मिलेगी। ठीक है, और पंचायत जो है हमारा ये त्रिस्तरीय है। पंचायत आप सभी जानते हैं, पहला जो पंचायती व्यवस्था स्थापित की गई थी बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर की गई थी और पहली जो की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। आई होप ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होंगी। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। ठीक है,
नेक्स्ट पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, फ्रांस का सम्राट कब घोषित हुआ है। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में वैसे मैं पिछली वीडियोस में डिटेल से आपको बता के आया हूं, तो आपको पता होना चाहिए। नेपोलियन जो बोनापार्ट था, इसका जन्म भी मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में, और जो है मृत्यु भी जो है इसकी बताई है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष समय को जो है फ्रांस का सम्राट घोषित किया था, तो कब किया था, तो ये 4th का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी हो जाएगा, ठीक है, 4th का डी हो जाएगा। 1804 में जो है इसने नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है फ्रांस का सम्राट घोषित किया था। और फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो पता है आप सभी को कब हुई थी, मैंने पिछली वीडियो में बताया। तो जिस बच्चे को पता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है, तो शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग का मुख्यालय कहां पर है। तो संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र जो उच्चायोग है इसकी स्थापना कब हुई थी। यहां पे लिख देता हूं संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग, संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग, इसकी स्थापना की बात करूं तो कब हुई थी, 1950 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की बात करूं तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो है इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये एस्टैब्लिशमेंट ईयर भी सारे याद रखने हैं भैया आपको, ठीक है ना, पूछा जा सकता है कुछ भी इंडिया जीके के रिगार्डिंग भी ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। 14 दिसंबर 1950 को जो है ये इसकी स्थापना हुई थी। ये डेट भी याद रखना भाई, एग्जैक्ट डेट दी गई है तो एग्जैक्ट डेट ही आपको याद रखनी होगी, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया, हेरोडोट्स किस देश का था। तो हेरोडोट्स किस देश का था, तो ये ग्रीक का निवासी था। और इतिहास का जो पिता है या फिर इतिहास का जनक है वो किसको बोला जाता है, हेरोडोट्स को ही जो है इतिहास का पिता बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर बोला गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अकाउंट एग्रीगेटर एक डैश है। तो अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है, तो अकाउंट एग्रीगेटर जो है वो होता है बैंकर वित्तीय कंपनी होती है, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार अकाउंट जो एग्रीगेटर होता है एक गैर बैंकिंग वित्तीय, ठीक है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। और यह वित्तीय संस्थानों के बीच उपयोगकर्ता की वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रूप से जो है उसकी सहमति साझा करने में जो है मदद करती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इसको भी आप पढ़ लेना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसके अनुसार अकाउंट एग्रीगेटर जो है ये क्या काम करता है, ये एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है, ठीक है। अकाउंट एग्रीगेटर क्या है, ये एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है जो क्या काम करती है, यह वित्तीय संस्थान जो इंस्टीट्यूट होते हैं इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट, उनके बीच में जो है उपयोगकर्ता की वित्तीय जानकारी को सुरक्षित रूप से जो है उसकी सहमति से साझा करने में जो है मदद करती है। यही होती है बैंकतर वित्तीय जो है कंपनी, ठीक है। आई होप यहां तक सारी जानकारी जो है क्लियर होगी होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है पारिस्थितिक रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदर्भित पर्यावरण कारक कौन सा है। तो पारिस्थितिक रूप से यानी कि इकोलॉजिकल रूप से अगर हम देखें तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो पर्यावरण का कारक है वो कौन सा हो जाएगा, क्या तापमान हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, जल हो जाएगा या फिर मृदा हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल रूप से अगर हम महत्वपूर्ण पर्यावरण कारक की बात करें तो तापमान हो जाएगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया स्वतंत्रता पूर्व भारत में गरीबी रेखा की चर्चा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो पहला व्यक्ति था दादा भाई नौरोजी। इनकी एक पुस्तक थी, क्या नाम था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, ठीक है। चलिए हिंदी में लिख देते हैं इसको, पॉवर्टी
अन ब्रिटिश रूल, इसी पुस्तक में जो है दादा भाई नौरोजी ने जो है भारत में गरीबी रेखा की जो है चर्चा की थी। तो याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है ये लिखी गई है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है विवर्तनिक प्लेट से ये संबंधित है, यानी कि ज्योग्राफी से जो है रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। विवर्तनिक प्लेट नजका किसके बीच स्थित है, तो विवर्तनिक प्लेट जो नजका है ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के जो है मध्य में स्थित है। डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा और डायरेक्ट ही आपको याद रखना है, ये जो नजका प्लेट है ये किन किन के बीच में जो अवस्थित है, तो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच में जो है ये अवस्थित हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया, संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में आप सभी जानते हैं, 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा संगठन का मुख्य नीति निर्माण अंग है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जो है ना महासभा संगठन का जो है एक मुख्य नीति निर्माण अंग है। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में से प्रत्येक का मत बराबर है, तो दोनों ही कथन जो है सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 जो है दोनों ही जो है इसके अंदर सही हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर बोला गया है यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन हो जाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ट्रिग्वे ली जो है ये यूएनओ के प्रथम महासचिव थे। ठीक है, और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में कौन है, वर्तमान 2025 की मैं बात करूं तो इसके अंदर हो जाएंगे कौन थे, एंटोनियो गुटेरेस, एंटोनियो गुटेरस हो जाएंगे। और ये किस देश से संबंध रखते हैं, ये देश भी एक बार पूछा गया है, तो ये पुर्तगाल से जो है संबंध रखते हैं। ठीक है, इनका देश भी जरूर आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया, यूरोपीय संघ नौसेना है, तो यूरोपीय जो नौसंघ सेना है ये क्या है, ये NAVFOR है, EURATOM है, NUTOM है या फिर NUKSH है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यूरोपीय संघ जो है NAVFOR हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन डैश में स्थापित किया गया था, तो ये 1997 में स्थापित किया गया था। ठीक है, बिम्स्टेक जिसको बोला जाता है ना, ये फुल फॉर्म लिखी गई है बिम्स्टेक की, याद रखना फुल फॉर्म भी। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। अगर बिम्स्टेक की मैं स्थापना की बात करूं तो 6 जून 1997, ठीक है 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। और कहां पर इसका मुख्यालय हो जाएगा, ढाका बांग्लादेश में इसका मुख्यालय हो जाएगा। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है आप याद रखेंगे और फुल फॉर्म जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि पूछ ली जाती है कई बार। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया है, भेड़ों में प्रजनन के दौरान चक्रिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं। तो भेड़ों में जब प्रजनन होता है, मतलब भेड़ जो जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसके चक्रिक परिवर्तन डैश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, मध्य चक्र कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज है, इनको भी प्लीज़ फॉलो कर लेना। और ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है इसको भी फॉलो कर लेना क्योंकि सारी PDF जो है वो टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 16 कहता है आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2X के अनुसार वारंट का मामला वह होता है जो किसी अपराध से संबंधित होता है जिसकी सजा मौत, आजीवन कारावास या
कम से कम अधिक की अवधि के लिए कारावास हो सकती है, मतलब कम से कम 2 वर्ष की जो है इसके अंदर अवधि के लिए कारावास हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आईपीसी की जो प्रक्रिया है संहिता 1973 की, ये धारा 2X है, ये क्या कहती है, तो धारा 2X कहती है कि भी वारंट का मामला क्या होता है। वारंट का मामला वो होता है, वारंट कब जारी किया जाता है, किसी अपराध से संबंधित ही जो है वारंट जारी किया जाता है ना, जब कोई अपराध होगा तभी तो वारंट जारी किया जाएगा। इस वारंट जारी करने के अंदर जो है सजा मौत, ठीक है, जिसकी सजा मौत, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जो कारावास हो सकती है, वारंट तभी जो है जारी किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत भारतीय अदालत में न्याय के किसी भी गर्भपात या प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है। कौन कर सकता है, उच्च न्यायालय कर सकता है। ठीक है, आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत जो हाईकोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वो भारतीय अदालत में जो है, भारतीय अदालत में न्याय के किसी भी गर्भपात या प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए जो है आदेश पारित कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि पुलिस सुधार संबंधी संस्तुतियां जो है डैश समिति द्वारा दी गई थी। तो पुलिस में सुधार संबंधी जो पेशकश की गई थी, चीजें पेशकश की गई थी, वे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो है ये चीज़ें सुधार हो सकती है। तो पुलिस सुधार संबंधी जो संस्तुतियां थी, ये जो है जस्टिस मलिमत समिति के द्वारा जो है दी गई थी। और मलिमत समिति का गठन कब हुआ था, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मलिमती समिति का गठन। ये दोनों चीज आपको याद रखना है। इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन जो है 2000 को इसका गठन हुआ था। ठीक है, 2000 में इसका गठन हुआ था। और इसकी रिपोर्ट इसने कब भेजी थी, रिपोर्ट कब भेजी, ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट भेजी, तो रिपोर्ट इसने कब भेजी थी, 2003 में जो है इसने गृह मंत्रालय को जो है अपनी रिपोर्ट भेज दी थी। ठीक है, आई होप यहां तक जानकारी सारी जो है क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, हरियाणा के किस पुलिसकर्मी को हाल ही में वीरता के लिए पुलिस पदक प्राप्त हुआ है। तो ये 2021 वाला क्वेश्चन है, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है। पहले भी हम बात कर चुके हैं, पवन कुमार कांस्टेबल पद पे थे ये। ठीक है, पद भी याद रख लेना। वैसे तो नेक्स्ट टाइम नहीं पूछेगा इतना पुराना करंट अफेयर, फिर भी एक बार जनरल नॉलेज के लिए याद रखिएगा, कांस्टेबल पद पर जो है ये तैनात होते थे। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया, निम्नलिखित में से किन्हें लोकप्रिय रूप से मानवतावाद का जो है जनक कहा जाता है। तो मानवतावाद का जो जनक है पेट्रक को कहा जाता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, सरकारी राजस्व घाटे का मुद्रीकरण अनुपादक व्यय और डैश में परिणत हो सकता है। तो ये उच्चतर मुद्रास्फीति में जो है परिणत हो सकता है। ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, इकोनॉमी से रिलेटेड हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में। हालांकि जो 2024 में अभी क्वेश्चन पेपर लिया गया था, जो लास्ट भर्ती हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल की हुई है, वो काफ़ी लोकल और जो है काफ़ी आसान पेपर था। बट आपको तैयारी इसी लेवल की करनी है, तैयार रहना है आपको, किसी भी तरीके के क्वेश्चन आ जाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी राजस्व घाटे का मुद्रीकरण अनुपादक जो है व्यय और उच्चतर मुद्रास्फीति में जो है परिणत हो सकता है। इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा की फसल विविधीकरण योजना है। तो हरियाणा की फसल विविधीकरण योजना हो जाएगी मेरा पानी मेरी विरासत हो जाएगी। और इसको शुरू किया गया था 2020 में जो है मेरा पानी मेरी विरासत को जो है योजना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोला गया है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है। तो आप सभी जानते हैं चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी HAU की स्थापना जो है 2 फरवरी 1970 को हुई थी। और ये 2021 की बात है। डॉक्टर BR काम्बोज जो है जो 2021 में होते थे। वर्तमान आप देख लेना भाई 2025 में इसके कौन है कुलपति। ठीक है, 2025 में जो है इसके कुलपति कौन है, ये आप एक बार जो है अपडेट कर लेना। ठीक है, मुझे अभी नहीं पता फिलहाल। ठीक है, अभी नेट भी नहीं चल रहा, वरना अभी जो है ऑनलाइन हम चेक कर लेते। तो कोई नहीं, आप एक बार अपडेट कर लेना इसके जो कुलपति हैं 2025 में। ठीक है, और कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, 2025 में HAU के कुलपति कौन है। अब देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय अर्थव्यवस्था के
भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। पिछली वीडियो आप देख लेना, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र तीनों के बारे में डिटेल से बता के आया हूं। ठीक है, कच्चा माल जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है हम उन जो कच्चे माल होते हैं उनसे प्रोडक्ट तैयार करते हैं। और जो तीसरा क्षेत्र होता है यानी कि तृतीय क्षेत्र, उसके अंदर क्या करते हैं, जो बना हुआ माल होता है उसको व्यापार के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है बाहर भेज दिया जाता है। तो ये अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के बारे में कथन दिए गए हैं। ये वे गतिविधियां हैं जो प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र के विकास में सहायता करती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और ये गतिविधियां अपने आप में अच्छा उत्पादन नहीं करती हैं, लेकिन वे उत्पादन प्रक्रिया में सहायता और समर्थन जरूर करती हैं। तो दोनों कथन सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो है 50 पार्ट था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ये ऑफिशियल आंसर की भी जो है मैंने यहाँ पर डाल दी है इसी क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, तो इसके अलावा कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ, और किसी भी ग्रुप से आप जुड़े हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर कोई भी आपका डाउट, क्वेरी या सजेशन है हरियाणा पुलिस के रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।